जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 28 नवंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। देखो, मेरे पास फ़िलहाल समय की कमी है, इसलिए डेली न्यूज़ एनालिसिस जो मैं कर रहा हूँ अभी, तो उसका टाइम ड्यूरेशन मैंने काफ़ी घटा दिया है। 10 से 15 मिनट का वीडियो ही मैं बना करके दैनिक जागरण का न्यूज़ एनालिसिस आपके लिए अपलोड कर दूंगा। डेली मैं कर दूंगा 10 से 15 मिनट का वीडियो बना करके, कम समय लेकर के। तो जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसकी चर्चा करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस न्यूज़ को डिटेल में पढ़ें। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको डिटेल में पढ़ना। मेरे पास समय की कमी है, इसलिए शॉर्ट वीडियो मैंने बना के, क्योंकि उससे क्या होगा कि कई सारे बच्चों का मैसेज आया था, टेलीग्राम पे आया था, कई सारे बच्चों के पास मेरा नंबर भी है तो उन्होंने भी मैसेज किया था, कई सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, कई सारे लोगों को कमेंट में मैसेज आया है कि सर डेली न्यूज़ एनालिसिस किया करें। तो डेली न्यूज़ एनालिसिस करने के लिए डेली समय भी चाहिए, डेली समय की कमी मेरे पास अभी है। तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बना करके 10 से 15 मिनट का वीडियो बना करके दैनिक जागरण के इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का चर्चा मैं आपके साथ कर दूंगा। हाँ, कभी कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया, कभी कोई विशेष न्यूज़ अगर आया मान लो, तो उसका मैं डिटेल से एनालिसिस अलग से कर दूंगा। तो चलिए, यही सॉल्यूशन मुझे दिख रहा है कि शॉर्ट वीडियो बना करके 10 से 15 मिनट का वीडियो बना करके दैनिक जागरण का न्यूज़ एनालिसिस प्रत्येक दिन आपके साथ कर दिया जाए। राइट, चलिए इस न्यूज़ को जरूर पढ़ें। यहाँ पे क्या है कि एक नया कोरोना वायरस का वेरिएंट मिला है दक्षिण अफ्रीका में, जिसका नाम है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में मिला है और अमेरिका में भी मिला है। तो ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको लेकर के विश्व के कई देश जो हैं अपने यहाँ फिर से यात्रा पे प्रतिबंध लगा रहे हैं। खास करके स्विट्ज़रलैंड, खास करके यूरोपीय कंट्री और यूएसए वगैरह एक बार फिर से अपने यहाँ यातायात प्रतिबंध को बैन कर रहे हैं। हवाई जहाज़ को जो रूट है उसको बैन कर रहे हैं, अपने यहाँ प्रतिबंधित कर रहे हैं। तो इसलिए ओमिक्रॉन के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है, आप सोचो फर्स्ट पेज पे यहाँ पे दैनिक जागरण में दिया हुआ है। और साथ ही साथ WTO की मीटिंग होने वाली थी 30 तारीख को। इसी 30 नवंबर को WTO की मीटिंग होने वाली थी। WTO की मीटिंग को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया इसी ओमिक्रॉन के कारण। तो ये खतरनाक वेरिएंट मिला है आपको दक्षिण अफ्रीका में। पराली जलाने वाले किसानों पे दर्ज नहीं होगा मुकदमा, एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अधिक इम्पॉर्टेंट यही है कि किसान रिफॉर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो सरकार ने अभी तक किसान के रिफॉर्म्स के लिए काम किया है, आपको याद होगा कि अशोक दलवई समिति की सिफारिश पे 2016 में बनाया गया था अशोक दलवई समिति सिफारिश, और उस सिफारिश के आधार पे 2022 तक हमें किसानों की आय को दोगुनी करनी थी। सवाल ये होता है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करनी थी अशोक दलवई समिति की सिफारिश पे, और जिसके आधार पर प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम आया था। तो वो प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम क्या है, वो प्रधानमंत्री के 7 सूत्री कार्यक्रम क्या है, और सातों ही सूत्र में क्या क्या कहा गया है, तो वो सब विशेष जानकारी आपको होना चाहिए। कृषि रिफॉर्म्स पे आपको एक अलग से जो है आपके पास एक अलग कॉन्क्रीट नोट होनी चाहिए। अब देखो, ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ पार्ट है जुडिशियल रिफॉर्म्स का। कल भी मैंने आपको डिस्कस किया है कि अभी क्या हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा संविधान दिवस के अवसर पे 2 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले दिन के कार्यक्रम पे प्रधानमंत्री आए थे और दूसरे दिन के कार्यक्रम पे राष्ट्रपति महोदय आए। राष्ट्रपति महोदय यहाँ पे एक केस का जिक्र किए हैं, तो ये केस के बारे में भी आप लोग नेट पे थोड़ा सा सर्च कर लेना। यूएसए का केस है, डेनिस बनाम अमेरिका मामले। तो एक केस का जिक्र किए हैं, यूएसए का केस है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे देश के NV रमन्ना, जो 48 CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने कहा है कि बुनियादी ढांचा को इम्प्रूव करने की ज़रूरत। जब जुडिशियल रिफॉर्म्स की चर्चा आती है तब मैं भी बोलता हूँ कि बुनियादी ढांचा होना चाहिए। जजों के पास जो है एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी जाकर के वो जजमेंट देंगे। कभी किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के देखो जज की क्या कंडीशन होती है, बैठने का जगह नहीं होता ढंग से। तो ऐसे कंडीशन में जो है जजों के पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके लिए विशेष पहल किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा अब सरकार भी 9,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है न्यायिक बुनियादी ढांचा को लेकर के। बाकी इसको पढ़ लेना आप लोग, इस न्यूज़ को, ये इंपॉर्टेंट है।
ड्रग्स की लत से फंसे लोगों को जेल की जगह नशा मुक्ति केंद्र, उसे भी नशा मुक्ति केंद्र ही भेजा जाता है। बड़े मुद्दे भले ही खत्म हो गए हों लेकिन गर्म होगा शीत सत्र। देखो शीत सत्र में क्या होने वाला, बेसिकली कौन कौन सा इशू चर्चा होगा, ये सब बिल वगैरह जो भी चर्चा होगा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आई मीन जो इम्पोर्टेंट बिल होगा, जो शीत सत्र शुरू होगा तो उसके बारे में मैं डिस्कस कर दूंगा यहाँ आपके साथ, लेकिन आपकी भी नज़र में होना चाहिए कि कौन सा इम्पोर्टेंट बिल संसद में पेश किया गया है शीत सत्र में। शीत सत्र का शुरुआत होने वाला है। अब देखो यहाँ पे ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि नमामि गंगे जो योजना है, नमामि गंगे योजना में कौन सा देश भारत की मदद कर रहा था। ये बीपीएससी में बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन नमामि गंगे योजना में भारत की मदद कर रहा है और ब्रिटेन में गंगा कनेक्ट की 4 शाखाएं खोली गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा लंदन में 4 शाखाएं खोली गई हैं गंगा कनेक्ट की। जीते जीत रक्तदान, मरने के बाद अंगदान। देखो कल का दिन जो था यानी 27 नवंबर को जो है भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है और इसी दिवस को संबोधित करते हुए हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री का स्टेटमेंट है कि जीते जीत रक्तदान करें। अब जिंदा है तो रक्तदान करें। मैंने अभी तक 13 बार रक्तदान दिया, 13 बार लोगों को ब्लड दिया, तो मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ। 13 टाइम्स मैंने लोगों को ब्लड दिया और आप भी ब्लड दें। इनफैक्ट जितना समय ब्लड देंगे उतना ही अच्छा है, आपके शरीर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ब्लड फिर से बन जाता है। 4 महीने में एक बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं आप चाहें तो जीते जी रक्तदान करें और मरने के बाद अंगदान आपको करना चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है कि आप याद रख लेना कि 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश को मिला एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट। तो उत्तर प्रदेश के ये जो बन रहा है ये मिर्जापुर चीनी मिल में ही बन रहा है। ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला में है मिर्जापुर चीनी मिल, वहीं पे एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बन रहा है। भारत में इथेनॉल पॉलिसी लाने वाला सबसे पहला जिला, सबसे पहला राज्य जो है वो बिहार है। बिहार भारत में इथेनॉल पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य है और उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मिर्जापुर चीनी मिल में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट बन रहा है। नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में आया था और उसमें डिसाइड किया गया था कि 2022 तक 10% हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएंगे और 2030 तक 20% हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाएंगे। अब इस 2030 को घटा करके 2025 कर दिया गया। 2022 तक 10% पेट्रोल में इथेनॉल मिलेगा और 2025 तक 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलेगा। अगर मान लो 20% पेट्रोल में हम इथेनॉल मिलाना शुरू कर देते हैं तो 20% तेल का निर्यात यानी ऑयल का निर्यात भी तो हम कम करना शुरू कर देंगे। तो निश्चित तौर पे भारत के लिए एक अच्छा कदम है। और चूंकि इथेनॉल बनता है किसान के द्वारा, जो गन्ना होता है, गन्ना वगैरह से इथेनॉल बनता है, तो ऐसे कंडीशन में इथेनॉल के उत्पादन से हम किसानों की आय को भी दोगुना करने में मदद कर सकेंगे। तो न्यूज़ को आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। इथेनॉल उत्पादन न सिर्फ पर्यावरण, इथेनॉल उत्पादन को जब कभी पर्यावरण की स्वच्छता के बारे में लिखना हो कि पर्यावरण के इम्प्रूवमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, तो एथेनॉल उत्पादन को आप पर्यावरण के इम्प्रूवमेंट के लिए भी दे सकते हैं। एथेनॉल उत्पादन को जब किसान के संदर्भ में आपको लिखना हो तो एथेनॉल उत्पादन को किसान के संदर्भ में भी आप दे सकते हैं। देश के राष्ट्रीय विकास में भी एथेनॉल उत्पादन की भूमिका हो सकती है। चूँकि राष्ट्रीय विकास मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चूँकि हमारे देश की काफ़ी सारी मुद्रा जो है वो खर्च हो जाती है पेट्रोल मंगाने में, तो फॉरेक्स रिजर्व हमारा काफ़ी सारा खर्च हो जाता है। तो फॉरेक्स रिजर्व तो एटलीस्ट बचेगा ना। पेट्रोल हम कम मंगाएंगे तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है विदेशी मुद्रा काफ़ी बचेगा। तो इसलिए हमारे देश के राष्ट्रीय विकास में भी इथेनॉल की भूमिका है। तो एक ही न्यूज़ को आप 3-4 जगह संदर्भित कर सकते हैं। ये धीरे धीरे आपको आइडिया आएगा, धीरे धीरे आपकी जो है सोच इस तरह की हो जाएगी कि किसी न्यूज़ को 3-4 जगह कैसे पुटअप किया जा सकता है। जीएस पेपर 2 में भी आप कर सकते हो, जीएस पेपर 3 में भी कर सकते हो, एसए में भी कर सकते हो। तो वो कैसे किया जाएगा वो पता चलेगा आपको।
देखो ये सब जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है फोर्ब्स। एक महिला है जो साइकिल चला करके लोगों को एक घर पे दवाई वगैरह देने का काम करती है। ये महिला का नाम है, आशा सेविका है, मातीलता कुल्लू। मातीलता कुल्लू जो है ये आशा सेविका है, और ये है आपको राउरकेला उड़ीसा की। फोर्ब्स ने इसे इंडिया की शक्तिशाली महिलाओं की सूची में स्थान दिया। सोचो फोर्ब्स किस तरह से रिकॉग्नाइज कर रहा है भारत की महिलाओं को जो अच्छा काम करती हैं। भारत सरकार को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। भारत सरकार भी इनफैक्ट रिकॉग्नाइज कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। मैं यही देखता हूँ कि बिहार सरकार कभी इस तरह की चीज़ों को रिकॉग्नाइज करती है। बिहार सरकार में बहुत कम मैं देखा हूँ कि इस तरह की चीज़ों को रिकॉग्नाइज करते हुए। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी अब रिकॉग्नाइज करना चाहिए। केंद्र सरकार रिकॉग्नाइज करती है क्योंकि मैंने देखा इस बार कि कई सारे लोगों को जो पद्मश्री मिला हुआ, कई सारे लोगों को मिला हुआ जो बहुत अननोन फेस है, जान पहचान चेहरा नहीं है, बहुत नोन चेहरा नहीं है। देखो कच्चे तेल की गिरावट जारी है, और उसका एक रीज़न तो कोरोना वायरस फिर से आ गया। फिर से कोरोना का तीसरा मुझे लग रहा है कि वेव आने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में कोरोना वायरस आएगा तो तेल का निर्यात फिर से घटेगा। तो इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। देखो इस टॉपिक पे मैंने लगभग कई बार डिस्कस किया हूँ। आई थिंक बहुत बार मैंने इस टॉपिक पे डिस्कस किया, और कुछ खास नहीं है, जितना मैंने डिस्कस किया लगभग उसी का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग देखें। इंदौर का एक और नवाचार, लगातार 5 वर्ष से इंदौर देश के सबसे स्वच्छ सिटी घोषित किया जा रहा। तो उसका स्वच्छता का एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे कचरा निस्तारण की अच्छी व्यवस्था है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काफ़ी अच्छा व्यवस्था। अच्छा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जिक्र है तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 में एक्ट आया था उसके लिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे अगर आपको कोई देखना हो तो छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर मॉडल आप लोग देखें। आप लोग अंबिकापुर मॉडल सर्च करना, आपको मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पे भी कई सारा वीडियो होगा अंबिकापुर मॉडल का, तो वहाँ पे देखना। भारत के लिए एक रोल मॉडल है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर मॉडल कचरा निस्तारण के लिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भारत का रोल मॉडल है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर मॉडल। उसके बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए। देखो कचरा निस्तारण का ये भी एक सॉल्यूशन है कि कचरा में जो है अगर हम मूल्य क्रिएट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी उस पर अवेयरनेस क्रिएट होगा। राइट, कचरा बेच करके या कचरा के बेचने से अगर फ़ायदा लोगों को हो तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छा कदम होगा। बाकी इसको आप लोग पढ़ लेना। अगेन जो यहाँ पे WTO की मीटिंग कैंसिल हुई है उसका रीज़न वही है कि फिर से एक बार कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने लगा। देखो युगांडा के एयरपोर्ट पे चीन का कब्जा। जब चीन के बारे में आपको लिखना हो, नेगेटिव कुछ लिखना हो, तो वो निश्चित तौर पे लिख सकते हैं कि डेब्ट ट्रैप चीन करता है। चीन पैसा देकर के कर्ज के जाल में लोगों को फंसाता है, पैसा देकर कर्ज के जाल में विश्व के देशों को फंसाता है, और उसके बाद विश्व के देशों पे वो धीरे धीरे कब्जा करता है। जैसे उन्होंने युगांडा को पैसा दिया होगा और युगांडा पैसा देने में असक्षम रहा, तो युगांडा का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है अंटेबे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सोचो, और उस पर कब्जा कर लिया चीन। चूँकि पैसा लौटाने में सक्षम नहीं रहा युगांडा, इसलिए चीन ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। मुझे लगता है पाकिस्तान पे भी चीन कब्जा कर सकता है, पाकिस्तान के भी हो सकता है कुछ पोर्ट वगैरह पर कब्जा कर ले चीन, क्योंकि पाकिस्तान भी इस कंडीशन में नहीं है कि वो चीन से जो पैसा लिया है उसको लौटा सके। जीरो बजट के खेती का गुर सीखेंगे। देखो जीरो बजट का जो अभी ये जो कर रहे हैं, ये गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, कुरुक्षेत्र गुरुकुल में जो है यहाँ पे खेती कर रहे हैं। ये काफ़ी फेमस है। ये शख्स फिलहाल राज्यपाल भी हैं, और ये जो है जीरो बजट खेती या प्राकृतिक खेती में काफ़ी अच्छा काम किया है, यहाँ पर दिया हुआ। तो अब जो है ये चूँकि गुजरात के राज्यपाल हैं तो गुजरात के मंत्री को भी अपना जो फॉर्म है इसका, जो गुरुकुल में है, कुरुक्षेत्र में है, हरियाणा में है, तो वहाँ पे आकर के अपने जितने भी मंत्री हैं उसको आकर के बताएंगे कि किस तरह से खेती किया जाए। अधिक इम्पोर्टेंट क्या है, जीरो बजट खेती। 2019 के बजट में भी डिस्कस किया गया था निर्मला रमन के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा, कि जीरो बजट खेती पे एक बार फिर किसान लौटे।
जीरो बजट खेती क्या होता है या प्राकृतिक खेती क्या होता है, जैसे मान लो गोबर वगैरह हो गया है, तो गोबर वगैरह का खाद के रूप में प्रयोग किया जाए, कंपोस्ट के रूप में प्रयोग किया जाए और उसके माध्यम से खेती किया जाए, उसे ही जीरो बजट खेती कहा गया। बाकी इसको पढ़ लेना, अच्छी बात है, अच्छी पॉइंट है इसमें दिया हुआ। चलिए इतना ही हमारे पास न्यूज़ इंपॉर्टेंट था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।